नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित शिक्षण की विधियां, जिसमें दो प्रमुख विधि होती है, आगमन और निगमन विधि। उसके बारे में जानने के बाद संश्लेषण और विश्लेषण विधि, ठीक है, और उसके व्याख्यान विधि पढ़ेंगे हम, ठीक है। गणित शिक्षण की विधियां पढ़ेंगे, ठीक। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे नए मित्र हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो नया अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, आप उसको देख सकें। प्लस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त मित्र जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास जरूर शेयर कर दें, ठीक है। शुरू करते हैं। पहले गणित शिक्षण की विधि है। गणित शिक्षण की विधियां का जिस विधि से हम गणित को पढ़ाए वही होती है गणित शिक्षण की विधि है। उसमें पहला विधि आता है आगमन विधि, ठीक है। पहला विधि आती है आगमन विधि। पहले हम देखते हैं आगमन विधि क्या होता है। आगमन विधि होता है जब उदाहरण से, ठीक है, पहले उदाहरण दिया जाए, उसके बाद से नियम बताया जाए। उदाहरण दिया जाए, उसके बाद से नियम बताया जाए, उसी को हम कहते हैं आगमन विधि। उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि होती है। और दूसरा कहता है विशेष से सामान्य की ओर होती है क्या, आगमन विधि। और तीसरा कहता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो हो पढ़ाया जाए, उसको हम कहेंगे आगमन विधि। अब उदाहरण क्या है, पहले दिया जाए उदाहरण, तब बताया जाए क्या, नियम, वही होता है आगमन विधि। उसके बाद से विशेष, जो विशेष हो उसको बता दे, उसके बाद से सामान्य को बताए, वही होता है आगमन विधि। और तीसरा कहता है स्थूल, जो बृहत हो, स्थूल हो, मतलब लंबा, उसके बाद से सूक्ष्म, जो छोटी छोटी पॉइंट हो उसको बताया जाए, वही होता है आगमन विधि। अब उदाहरण से आप समझ दीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों, अंतः कोणों का मान क्या होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। हम फिर क्या करें कि एक और त्रिभुज बनाए, ठीक है, एक और त्रिभुज बनाए जिसका जो है, इसका भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद से एक और त्रिभुज बनाया जिसका भी मान क्या हो, एक विषमबाहु, एक समबाहु त्रिभुज, अनेक प्रकार की त्रिभुज होती है, उसको बना के हम बच्चे को क्या बताएंगे कि इन तीनों का अंतः कोण कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तीनों का अंतः कोण क्या होता है, 180 होता है। तो हमने क्या किया, पहले उदाहरण बताया कि तीनों त्रिभुजों का मान कितना होता है, 180 होता है। नियम नहीं बता रहे हैं, पहले उदाहरण उसको दे रहे हैं कि तीनों त्रिभुज का जो है, त्रिभुज के अंतः कोणों का मान क्या होता है, 180 होता है। हमने 3 प्रकार के त्रिभुज दिए उसको, ठीक है। और उसने कहा कि आप इन तीनों का जोड़िए, तो जोड़ेगा तो तीनों का मान कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, पहले उसको उदाहरण दिया कि त्रिभुज जो है उनके अंतः कोण का मान कितना होता है, 180 होता है। तो मैंने क्या पहले दिया, उदाहरण दिया। उसके बाद से क्या होता है, एक नियम बन जाएगा उसके दिमाग में कि कोई भी त्रिभुज आएगा, कोई भी ट्रेंगल आएगा, ठीक है, कोई भी त्रिभुज आएगा, उसका मान कितना होगा, 180 होगा। एक सूत्र उसके दिमाग में बन जाए, एक नियम बन जाएगा कि त्रिभुज के सब कोणों का अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो यही पहले उदाहरण हमने बताया, ठीक है। उसके बाद से क्या, एक नियम बन गया कि हाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180। त्रिभुज 3 बनाए, तीनों का हमने क्या किया, अंतः कोणों का योग बताया, तो क्या हुआ, 180 आया। पहले हमने उसको उदाहरण दिया, उदाहरण के बाद से हमने क्या, नियम बता दिया कि हाँ, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 होता है, यही होता है आगमन विधि। दूसरा है विशेष। हमने क्या किया, पहले विशेष बताया। विशेष चीज है ना कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 है। उसके बाद सामान्य की ओर पहुंच गए कि हाँ, कोई भी त्रिभुज आप देंगे तो क्या उसका मान 180 होगा। तो हमने पहले क्या, विशेष बताया, उसके बाद से क्या, सामान्य बताया, उसके बाद से स्थूल, उसके बाद से सूक्ष्म। तो स्थूल मतलब क्या, बृहद तरीका से बताया, कई त्रिभुज, कई उदाहरण दिए हमने त्रिभुज के, तब जाके सूक्ष्म सूत्र पे पहुंच गए, छोटे से सूत्र पे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो है मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। पहले स्थूल मतलब कई उदाहरण देके बताएंगे उसको, उसके बाद सूक्ष्म, एक सूक्ष्म मतलब छोटा छोटा सूत्र बन गया कि 180 डिग्री त्रिभुज की मान होती है। ये होता है आगमन विधि, ठीक है। मतलब जो उदाहरण से नियम की ओर जाए वही होता है क्या, आगमन विधि। तो इसमें कुछ आगमन विधि के गुण भी हैं और कुछ दोष भी, कुछ दोष है। तो पहले देख लेते हैं गुण क्या है, ठीक है। फिर जो है आगमन विधि का गुण क्या है। तो ये गुण जो है, बच्चे इसमें रुचि लेते हैं। आगमन विधि के द्वारा पढ़ाने पे क्या होता है, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं, क्योंकि हमने पहले उदाहरण बताया। उदाहरण जब देंगे बच्चे को तो तुरंत समझना शुरू कर दें, इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें क्या, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से रुचि लेते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आगमन विधि रुचिकर होती है, ठीक है। उसके बाद से यह अभ्यास का अवसर देता है। हमने कई बार कई तरीके के त्रिभुज हमने दिया, तो क्या किया, अभ्यास कराया बच्चे को, पूरा अवसर दिया बच्चे को कि तुम करो क्या,
एक त्रिभुज का निकाल के दिखाया, उसके बाद दूसरे को कहेंगे निकालने का, तीसरे चौथे को हमने क्या निकलवाया, बच्चा क्या किया, उसको भरपूर अवसर मिला, खुद प्रयास किया और समझ गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है 180 डिग्री होता है। और तीसरा कहता है मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या मनोवैज्ञानिक विधि है कि हमने पहले उदाहरण बताया, उसके बाद से नियम बताया, इसीलिए इसको मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। और तीसरा कहता है इसका अस्थायी ज्ञान होता है। जब आगमन विधि से द्वारा जो पढ़ाई जाती है वो ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता है। अब एक बार बच्चा त्रिभुज का तीनों कोणों का अंतर कोणों का मान समझ गया, कई बार सिखाओ कि हाँ एक त्रिभुज दिए, दो त्रिभुज दिए, तीन त्रिभुज, चार चतुर्भुज त्रिभुज दिए, उसका मान कितना 180 डिग्री हुआ, तो हमेशा हमेशा के लिए उसके दिमाग में बढ़ जाएगा कि हाँ त्रिभुज के अंतर कोणों का मान 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि इसका ज्ञान जो है अस्थायी होता है। इसका दोष क्या है, इसका दोष देख लेते हैं। आगमन विधि का दोष जो है वो होता है कि ये धीमी विधि है। एक क्या है, धीमी विधि। हम स्लो मोशन में पहले त्रिभुज देंगे, उसके बारे में बताएंगे, फिर दूसरा त्रिभुज देंगे, तीसरा, मतलब इसमें टाइम लगता है कि इसीलिए इसको कहते हैं एक क्या है, धीमी विधि। इसकी दोष क्या है कि ये धीमा, बहुत धीरा, बहुत ही स्लो बताना पड़ता है, तब जाके समझ पाएगा बच्चा। ठीक है, उसके बाद से इसमें कहता है अधिक परिश्रम लगता है, अधिक परिश्रमी है, क्योंकि हमें एक उदाहरण देकर बता रही है, एक त्रिभुज का दे दिए और बता दिए एक त्रिभुज का 180 मान होता है, तो नहीं समझ पाएगा। उसमें हमको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा परिश्रम छात्र से करवाना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, तब जाके समझ पाएगा क्या आगमन विधि को। और ये बहुत ही सूक्ष्म है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट को भी क्या शामिल करना पड़ता है बताने के लिए, इसलिए इसको सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म विधि है आगमन विधि। लेकिन इसका एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि इसका ज्ञान जो है, इसका जो है ज्ञान अस्थायी होता है। ठीक है, इसका ज्ञान अस्थायी होता है। लेकिन दोष इसका क्या है कि बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत अधिक परिश्रमी और बहुत धीमी विधि से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आगमन विधि क्या होता है। इसको याद करने के लिए छोटा सा तरीका कि आ, ठीक है, आ को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, ये देखिए आ को मैंने क्या, आ को इसकी जो है आ को थोड़ा सा हटाया, आ की मात्रा को हटाया तो ऊ बच गया। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर होता है आगमन विधि। ठीक है, आगे इसको एक बार और बढ़िया तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद देखते हैं हम पहले निगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि, निगमन मतलब होता है जिसका सोल्यूशन करके, ठीक है, सोल्यूशन पहले नियम बता के सोल्यूशन दिया जाए। ठीक है, नियम बता के जो है उदाहरण बताया जाए, तो वही होता है क्या, निगमन विधि। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं कि नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर बताया जाए, नियम से पहले नियम बताया जाए, उसके बाद से उदाहरण बताया जाए, तो ये होता है निगमन विधि। उसके बाद से दूसरा कहता है सामान्य से विशेष की ओर। उसमें क्या था, विशेष से सामान्य, इसमें पहले सामान्य से क्या होगा, विशेष होगा। ठीक है, सामान्य से विशेष की ओर जब जाएंगे तो योग निगमन विधि। और इसमें सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, उसमें क्या था, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। लेकिन इसमें पहले सूक्ष्म, जो छोटे छोटे बात है उसको बताना पड़ेगा, तब जाके स्थूल, उसका बड़ा जो पॉइंट होगा एक आएगा निकल के, वो हो जाएगा स्थूल। ठीक है, तो यह होता है पहले नियम से चलता है उदाहरण की ओर। ठीक है, और सामान्य से विशेष की ओर, स्थूल से हम देख लेते हैं, उदाहरण लेते हैं चतुर्भुज। ठीक है, आयत लेते हैं, एक आयत ले लेते हैं, एक आयत। ठीक है, इस आयत का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। इस आयत का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। इसकी लंबाई 5 और चौड़ाई 7 है। ठीक है, लंबाई 5 और चौड़ाई क्या है, 7 है। हमने क्या ले लिया, आयत ले लिया। इस आयत का हमको क्या क्षेत्रफल बच्चे से पूछना है, किसका क्षेत्रफल बताओ। इस क्षेत्रफल, इसका आयत का क्षेत्रफल हमको पढ़ाना है, इस आयत का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे बच्चे को। ठीक है, अब इसको लेते हैं निगमन विधि से कैसे करेंगे। पहले तो हमको आयत का सूत्र, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालने का सबसे पहले सूत्र क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले सूत्र, बच्चे को सबसे पहले सूत्र बताया। ठीक, इसे कहता है पहले क्या, नियम बताया जाए। पहले नियम क्या, हमने नियम पहले बताया, इसका लंबाई गुणे चौड़ाई जो है इसका नियम होता है, एक सूत्र होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, उससे हम क्या आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, अब इसको हमने क्या बता दिया कि सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। उसके बाद हमने बताया कि इस आयत का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो हमने उदाहरण क्या दिया, 5 गुणे 7 जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो बच्चा क्या करे, 5 गुणे लंबाई 5 है, चौड़ाई 7 है, करके 35 निकाल लेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहले हमने क्या बताया, हमने बच्चे को पहले नियम बताया, उसके बाद से उदाहरण बताया। ठीक है, और दूसरा क्या था, समान। सबसे पहले समान नहीं तो बताया हमने, समान सूत्र बता दिया बच्चे को कि हमेशा एक फार्मूला काम करेगा। समान सी बात है, किसी बात आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको यही सूत्र का जो है प्रयोग करना पड़ेगा।
ठीक ना। उसके बाद से हमने विशेष क्या कर दिया कि 5 गुणे 7, 7 गुणे 5, 4 गुणे 8, 2 गुणे 9, हमने कई प्रकार के जो है आयत बना के दिखाया, उसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाया, तो ये हो गया विशेष हो गया। पहले हमारा सामान्य की सूत्र है ना कि लंबाई गुणे चौड़ाई, और दूसरा कहता है सूक्ष्म। सबसे सूक्ष्म तरीका क्या है कि छोटा सा सूत्र हमने बताया, उसके बाद से स्थूल, हजारों प्रकार का हमने आयत दिया, बच्चे ने क्या किया उसको हल कर दिया किस सूत्र पे, तो पहले सूक्ष्म से क्या है स्थूल की ओर, इसलिए इसको कहते हैं सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो कई बार हमको घुमा के पूछता है कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो नियम होती है उसको हम क्या कहते हैं, या फिर उदाहरण से नियम से उदाहरण की ओर जो है जो सूत्र फार्मूला काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, या सामान्य से विशेष की ओर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो होता है निगमन विधि। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीनों को लिखा है कि तीनों अगर पूछे तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हमने समझ लिया। अब इसके भी कुछ गुण और कुछ दोष होते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ गुण और कुछ दोष होते हैं। तो पहले इसका गुण देखते हैं कि निगमन विधि का गुण क्या है। ठीक है, निगमन विधि का गुण क्या है, तो निगमन विधि कहता है कि सरल एवं सुविधाजनक। ठीक है, निगमन विधि क्या होता है, निगमन विधि के गुण है कि सरल एवं सुविधाजनक है। निगमन विधि क्या है, सबसे सरल है कि हमने फार्मूला दिया और क्या बच्चे उसी फार्मूले पे कई आयत का जो है क्षेत्रफल निकालिए, एक सूत्र पे कई जो है उदाहरणों को उसने हल कर लिया। ठीक है, और एक बहुत ही सुविधाजनक है टीचर के लिए। टीचर ने एक बार बताया कि लंबाई गुणे चौड़ाई इसका सूत्र होता है, उसके बाद से वो क्या होगा कई खाका बना के दे इसी का हल करो। ठीक है, इसलिए सुविधाजनक भी टीचर के लिए भी और छात्र के लिए भी सुविधाजनक होती है। और कहता है दूसरा कि स्मरण शक्ति का विकास होता है। इसमें क्या स्मरण शक्ति, सूत्र जब याद कर रहे, स्मरण शक्ति जब रहेगा तभी क्या होगा सूत्र याद कर पाएगा। सूत्र याद करने के चलते बच्चे का क्या होगा स्मरण शक्ति जो है विकसित होगा। और तीसरा कहता है कम समय कम परिश्रम लगते हैं इसमें, और कम समय लगता है और कम परिश्रम। एक हमने सूत्र बताया, उस सूत्र पे क्या वो कई बार कई आयतों को हमने दिया और बहुत ही कम समय पे जो है वो निकाल लिया। तो कम समय भी लगता है, कम परिश्रम इसमें टीचर और छात्र दोनों करना पड़ता है। अभ्यास का इसमें क्या होता है तीव्र होता है। इसमें जो होता है अभ्यास का होमवर्क जो होती है, इसमें वर्क जो होता है बहुत क्या होता है फास्ट होता है। अभ्यास जो होती है कि क्योंकि एक बार दिए उसमें कई हल करता जाएगा, इसलिए जो इसका अभ्यास कार्य बहुत ही तीव्र होता है। उसका दोष भी है, निगमन विधि का दोष क्या है कि रटने की प्रवृत्ति जो है, रटने की प्रवृत्ति का जो है विकास होता है। इसमें रटने की प्रवृत्ति की जो है बढ़ जाती है क्योंकि सूत्र याद करता है। इसमें क्या था आगमन विधि में, इसमें सूत्र नहीं याद कर रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा सूत्र याद करेगा रटेगा तभी जो है इसमें रटने की प्रवृत्ति जो है निगमन विधि में, इसका एक बड़ी दोष है। इसमें रटने की प्रवृत्ति बालक की बढ़ जाती है। और दूसरा कहता है ज्ञान स्पष्ट व अस्थायी होता है। इसमें ज्ञान क्या होता है अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, हमने बच्चे को एक सूत्र दे दिया लेकिन हमने क्या है इसका पूरा नेचर नहीं बताया आयत का क्या होता है, तो बच्चा क्या करेगा इसका जो है स्पष्ट नहीं, उसका ज्ञान स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि हाँ सर ने क्या बताया, बस उस सूत्र पे केवल फॉलो करेगा, उसका जो है आगे स्पष्ट ज्ञान। और यह अस्थायी क्योंकि सूत्र भूल भी जाएगा, रटने की जो प्रवृत्ति है यह भूल जाती है। और निगमन विधि क्या आगमन विधि क्या इसमें भूलने की प्रवृत्ति नहीं होती है। और इसमें सबसे बड़ी दोष है कि ये ज्ञान क्या होता है अस्थायी होता है, इसमें भूलने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। ठीक है, और तीसरा कहते हैं नवीन ज्ञान तर्क शक्ति चिंतन शक्ति का क्या होता है अभाव होता है। इसमें तर्क शक्ति का ज्ञान हो ही नहीं पाएगा कि इसमें चिंतन करने की कोई बात ही नहीं है। एक सूत्र हमने दे दिया उसी सूत्र पे वो लगाता बालक बच्चा जो है लगाता चला जा रहा है, तक उसमें चिंतन करने की क्या जरूरत है जब हमने एक बना फार्मूला मिल गया है। ठीक है, हम इसी फार्मूले पर रखना है हमको, तो हमको क्या दिक्कत है, हमको खाना खाने को मिल गया है, उसने क्या पढ़ा है किस फार्मूले से बना है। ठीक है, हमको क्या पता है, आपने देखा होगा मेडिसिन जो होती है टैबलेट जो होती है हम खाते उसकी पूछने जाते हैं किस सूत्र से बना है, हमको क्या किसी सूत्र से बना, हमको जो है ठीक होना है। ठीक है, तो हमको इसमें चिंतन करने की क्या जरूरत है कि हाँ किस फार्मूले से बनाया क्या है, हम चिंतन पे तर्क शक्ति के उसमें जो है व्यर्थ लगाने जाए कि कौन सा फार्मूला जो है लगा है तो जाकर टैबलेट बनी है। इसमें तर्क शक्ति नवीन ज्ञान और चिंतन का पूरा जो है अभाव रहता है, इसमें कोई भी जो है इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता है कि हाँ किस सूत्र से बनाया क्या कुछ है। ठीक है, हमको बनाया बना फार्मूला मेरा उसी फार्मूला पर लगाते चले जा रहे हैं। और चौथा कहता है मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। मनोवैज्ञानिक विधि कैसे हो सकता है, इसमें तर्क शक्ति करने का चिंतन है ही नहीं, नवीन ज्ञान कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, और चिंतन करने का कुछ हमको चिंतन करना ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या होगा मनोवैज्ञानिक विधि नहीं हो, क्योंकि वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक विधि का नियम है कि बच्चा तर्क करे चिंतन करे तभी वो वैज्ञानिक विधि हो पाएगा, तो मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। ठीक है, और पांचवा कहता है छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है।
जो है निगमन विधि जो है छोटी कक्षा 1, 2, 3, 4 के लिए निगमन विधि नहीं है, क्योंकि हम बच्चे को कक्षा 1, 2 के बच्चे को हम क्षेत्रफल का सूत्र आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बताएंगे तो नहीं रट पाएगा और नहीं समझ पाएगा। ठीक है, इसके लिए जो है छोटे कक्षाओं के मतलब छोटी कक्षा 1, 2, 3, 4 तक जो कक्षाएं होती हैं उसके लिए जो है बिल्कुल ही नहीं है निगमन विधि। ठीक है, और आगमन विधि और निगमन विधि, ठीक है, आगमन विधि और निगमन विधि में हम बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कि आगमन विधि क्या होता है और निगमन विधि क्या होता है। तो देख लीजिए आगमन, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं आगमन विधि। ठीक है, आगमन, ठीक है, आगमन विधि। अब आगमन विधि क्या होता है कि उदाहरण, ठीक है, पहले आगमन में क्या होता है, उदाहरण आता है, उदाहरण से क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर। तो उदाहरण हमने आगमन जो है, आगमन को इसको हमने क्या कर दिया, मिटा दिया। ठीक है, आगमन लिखा था हमने, मिटा दिया आ को, तो क्या क्या बन गया, एक ऊ बन गया। तो ऊ जब पहले आएगा तो उदाहरण हो जाएगा, ऊ क्या आएगा तो पहले हो जाएगा उदाहरण। ठीक है, आ को हमने मिटाया तो बन गया क्या, उदाहरण। तो ऊ आ गया, उदाहरण से नियम की ओर, वही होता है आगमन विधि। और दूसरा है निगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि, ठीक है, निगमन होता है नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर, इसको देख लेते हैं उदाहरण की ओर। तो हमने क्या किया, गमन को मिटा दिया इधर। ठीक है, तो नी आया, नी से क्या हो गया, निगमन। ठीक है, नियम से क्या हो गया, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, इससे ये था आगमन। ठीक है, तो हमने आ को मात्रा को मिटा दिया तो बन गया ऊ, तो ऊ से उदाहरण की ओर, नी से नियम की ओर। जिसमें ऊ पहले आए, उदाहरण पहले आए, वो क्या होगा आगमन। जिसमें नी आए, नियम, नियम क्या है, निगमन विधि। ठीक है, तो समझ में आ गया आगमन और निगमन विधि। याद करने का सबसे सटीक जो है बहुत ही छोटा है कि अ आता है, स्वर है ना, अस्वर है, ऊ भी स्वर है। ठीक है, अ भी स्वर, ऊ भी स्वर, जिसमें स्वर स्वर मिल जाए वही होता है आगमन विधि। और निगमन तो है कि नी से नियम शुरू है, नी से निगमन भी शुरू है, नियम से उदाहरण की। ये आसान है याद करने के लिए जो है, लेकिन थोड़ा सा आगमन में दिक्कत होता है। तो स्वर है आ जो है वो भी स्वर है, इसलिए याद कर लेंगे आगमन मतलब उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, आगे जो हम बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए संश्लेषण और विश्लेषण और व्याख्यान विधि अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, जो भी मित्र हमारे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें। जो भी आपके दोस्त मित्र जो है सीटेट की तैयारी है उनके पास वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।